आप अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो किसी कैरेक्टर की तरह जरूर ड्रेसअप हुए होंगे, फिर भले ही हैलोवीन के लिए हो या फिर कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए। लेकिन दुनिया में एक ऐसी पूरी कम्युनिटी है जिसका फिक्शनल कैरेक्टर से प्यार सारी हदों को पार कर चुका है। डरावनी से लेकर विशाल कॉस्ट्यूम तक इन क्रिएटिव लोगों ने ये साबित किया है कि फिक्शनल कैरेक्टर की तरह तैयार होना, जिसको कॉस्प्ले भी कहा जाता है, सिर्फ कॉस्ट्यूम पहनने से काफी ज्यादा होता है। अपनी मशहूर 12 मूवीज और अनगिनत कॉमिक्स बुक्स, नॉवेल और गेम्स के साथ ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि कॉस्प्ले कन्वेंशन में स्टार वॉर्स को सबसे ज्यादा माना जाता है। ल्यूक स्काईवॉकर से लेकर एपिसोड 6 के राक्षस जैसे दिखने वाले रेंसर तक, इस मूवी में ऐसी बहुत सारी कॉस्ट्यूम्स हैं जिनको लोग पहन सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई सबसे अच्छा दिखना चाहता है ना, ये तो हम सभी को पता है कि स्टार वॉर्स के पीछे कितने लोग पागल हैं। लेकिन आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो कि अपनी शादी के दिन सचमुच का एक स्टॉर्म ट्रूपर गियर पहनेंगे? खैर, इस सुंदर सी दिख रही कॉस्ट्यूम के अंदर के इंसान ब्रैड हार्टसोक ने ऐसा ही कुछ किया था। लेकिन जब इस व्यक्ति की ड्रेस जो कि उसने अपनी शादी पर पहनी थी पुरानी हो गई, तो उसने अपना दिमाग चलाकर दुनिया का सबसे ज्यादा चमकता हुआ सितारा बनने की ठान ली। 7.5 महीनों, 51,000 राइनस्टोन क्रिस्टल और सुपर ग्लू की 43 वोटर्स के बाद ये क्रिस्टल ट्रूपर तैयार किया गया। और इसको बनाने के पीछे सारी मेहनत ब्रैड की पत्नी शेलॉट की थी। You have done that yourself. ब्रैड ने अपनी इस ड्रेस का पहली बार डेब्यू ऑफिशियल स्टार वॉर्स चैंपियनशिप ऑफ कॉस्प्ले 2017 में किया था, जहां पर उसे मोस्ट इलैबोरेट और बेस्ट ओवरऑल के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसकी इस चमकीली कॉस्ट्यूम को देखकर कभी कभार मैं सोचता हूं कि शायद मूवी में भी डेथ स्टार के डोरवेज पर इन चमकीले स्टोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता था। अब अगर हम एक चमकीली कॉस्ट्यूम से आगे बढ़कर बात करें तो नाम आता है बिग मैक्स का। एक रात को थोड़ी सी शराब पीने के बाद ब्रैंडन इसाकसन को सबसे ज्यादा अजीब कॉस्प्ले कैरेक्टर बनाने का एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया। गिरते पड़ते हुए जब ये मैकडोनल्ड के सामने पहुंचा तो उसके दिमाग की बत्ती जली। क्या पता रोनाल्ड मैकडोनल्ड असल जिंदगी में थॉर हो। उसी समय से ब्रेंडन ने अपने दिमाग से आइडिया बनाया और क्राफ्ट फोम और विनाइल का इस्तेमाल करके एक मजेदार कॉस्ट्यूम बनाई, जिसके अंदर उसने एक अलग ही तरह के हैमर का इस्तेमाल किया जो कि चिकन नगेट से बना हुआ था। मैं मानता हूँ कि ये शायद सबसे ज्यादा सीरियस कॉस्प्ले वाली कॉस्ट्यूम नहीं है, लेकिन इसको बनाना भी कोई छोटी बात नहीं थी। इस कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए 60 घंटे लगे थे। मैक थोर के डेब्यू के बाद से कई सारे लोग इस गैंग को ज्वाइन करना चाहते थे, वो भी अपने खुद की फास्ट फूड इंस्पायर्ड कैरेक्टर आइडिया के साथ, जो कि वेंडीज की एक ब्लैक विडो से लेकर ग्रेमोस तक, जो कि थाइनोस और रोनाल्ड का राइट हैंड मन क्रिमेस है। जैसे जैसे ये सुपर फूड ग्रुप बढ़ता चला गया, लोगों ने इसका नाम मैक वेंजर्स रख दिया और अब ये अलग अलग जगहों पर इकट्ठे ट्रैवल करते हैं और मैकडोनल्ड के खाने के लिए लड़ाई करते हैं। भले असल जिंदगी में मैक थोर को ज्यादा लोग ना पहचानते हो, लेकिन इसकी पिक्चर थॉर रैग्नारॉक के सेट पर देखी गई थी। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के लिए इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी और कोई हो सकती है। ओरिजिनलिटी की मदद से कामयाबी आप पा सकते हैं, और वो भी ऐसी दुनिया में जहां पर ज्यादा ध्यान डिटेल्स पर दिया जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट में मैक थोर का भी एक यूनिक कंपटीशन आ चुका है। एक ऐसा ही ओरिजिनल कैरेक्टर है केविन हक्काबी द्वारा बनाया गया मॉन्स्टर द गेट। हक्काबी के दिमाग में एक ऐसे डरावने और शिफ्ट करने वाले कैरेक्टर का आइडिया आया जो कि लोगों को अपने पेट में चमक रहे अजीब से छेद की मदद से खाता है, और इसका इस्तेमाल उसने एक शॉर्ट फिल्म में करा। अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए उसने सैन डिएगो कॉमिक कॉन 2019 में गेट का डेब्यू किया। वहां पर आई हुई जनता को ये मॉन्स्टर सूट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया, जो कि लाजमी भी था, क्योंकि इस सूट को बनाने के लिए हक्काबी की टीम को 4000 घंटे लगे थे। और साथ ही इसके अंदर से हमेशा हरी रोशनी आती है, और साथ ही इसके शरीर में से वेपन निकलते हैं, क्योंकि कॉमिक कॉन में ये मॉन्स्टर गेट कुछ ज्यादा ही मशहूर हो गया। हक्काबी की शॉर्ट फिल्म द गेट नथिंग इज कमिंग को भी अच्छी खासी अटेंशन मिली, और मैं पर्सनली चाहता हूं कि मैं इस कैरेक्टर को किसी असली मूवी में थिएटर की स्क्रीन पर देख पाऊं। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह हम कॉस्प्ले में सिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ये कॉस्प्ले, जिसको डॉवनेन क्रिएटिव स्टूडियो की बेवर्ली डॉवनेन ने 2019 में बनाया था। बेवर्ली का डिजाइन जो कि सबसे ज्यादा अनोखा है, हेला जो कि मार्वल का कॉमिक्स और थॉर रैग्नारॉक में गॉडेस ऑफ डेथ को देखकर बनाया गया है। जहां आप लोगों को लग रहा होगा कि इसको पहनना तो बड़ा मुश्किल है, मैं आपको बता दूं बेवर्ली ने इसको बनाने के लिए EVA फोम का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब है कि ये हेड ड्रेस काफी ज्यादा हल्का था, जो कि
ये सिर्फ लगभग 2 पाउंड का था। साथ ही उसने इस सिंग पर मैग्नेट भी लगाया था ताकि इसको वो जब चाहे उतार कर रख भी सकती है, क्योंकि बेवर्ली डिटेल पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, इसीलिए उसने अपनी ही इमेजिनेशन से हिला का 3D इफेक्ट वाला बॉडी सूट भी बनाया था, जिसके अंदर उसने हीट ट्रांसफर विनाइल का इस्तेमाल किया था, जिसको अच्छी तरह से बनाने के लिए पूरे 8 महीने लगे थे। सबसे अद्भुत हेडगियर का एक और एग्जाम्पल है ये अजीब से दिखने वाले कॉस्प्ले। फाइनल फैंटेसी सीरीज की 13 इंस्टॉलमेंट से आइडिया लेकर इसे शिवा सिस्टर्स एस्ट्रिया और निक्स ने बनाया था। इनके केस में इन्होंने हेडड्रेस को फोम और स्टाइलिन की मदद से बनाया और फिर तारों का इस्तेमाल करके उनकी शेप बनाई। इन हेलमेट की शेप बनाना काफी ज्यादा मुश्किल था और उससे भी ज्यादा मुश्किल था इनको सर पर टिका कर रखना, लेकिन क्लियर टेप का इस्तेमाल करके उन्होंने इसको किसी तरह से अपने सर से जोड़ लिया। लेकिन इतने सारे स्पोर्ट के बावजूद मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि इनकी गर्दन का क्या हाल हुआ होगा। अब कॉस्प्ले के अंदर सिर्फ कॉमिक बुक कैरेक्टर, वीडियो गेम स्टार और सुपर हीरो ही नहीं आते हैं। जहां हम ज्यादातर एडल्ट्स को अपने फेवरेट डिज्नी कैरेक्टर के कॉस्प्ले के अंदर इंडल्ज होता हुआ नहीं देखते, वहीं D23 एक्सपो जैसे कन्वेंशन खास करके उन लोगों के लिए किए जाते हैं जहां पर वो आते हैं जो कि अपनी डिज्नी से रिलेटेड सारी रोल प्ले की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। जरा आप जॉर्ज डावलोस को ही देख लीजिए, जिस बेचारे को न जाने कितने घंटे लगाकर डिज्नी की सी विच उर्सुला की ड्रेस के अंदर रहना पड़ता होगा। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इसमें बेचारे ने तो पसीने बहा बहा कर नदियां बहा दी होंगी। जरा कोई इस बेचारे को पानी पिलाओ भाई। वहीं दूसरे हाथ पर कुछ कॉस्प्लेयर्स ने डिज्नी के क्लासिक कैरेक्टर्स को आजकल के मशहूर मॉडर्न स्टार वॉर्स के कैरेक्टर के साथ कंबाइन करना शुरू कर दिया है। जरा आप इस स्टार वॉर कॉस्प्ले को ही देख लीजिए, जिसके साथ दिल्ली क्लासिक ब्यूटी एंड द बीस्ट को कंबाइन किया गया है। जैसी कहानी सुनाती है कि कई सालों पहले दूर एक महल में ये ली बेली और बीस्ट बैका कॉस्प्लेयर्स एलिजाबेथ रागे और डेनियल यंग ने इसको बनाया था, वो भी पूरी तरह से लिमियर लाइट सेब्रे से। भले ही आजकल डिज्नी और स्टार वॉर के कैरेक्टर को मिक्स करके कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाई जाने लग गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कॉस्ट्यूम डिज्नी से रिलेटेड ही हो। जैसे कि आप इस बेहतरीन मैशअप को ही देख लीजिए, जो कि शायद आपको मिकी माउस से रिलेटेड लग रहा होगा, लेकिन असलियत में ये एक EDM आर्टिस्ट डेड माउ का आइकॉनिक हेड पीस है, जिसको इन्होंने एक मशहूर सुपर हीरो स्पाइडरमैन के साथ कंबाइन किया हुआ है। अपनी पोस्ट में मैं ये भी चाहता हूँ कि अगली मूवी में स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी एक डीजे वाली होनी चाहिए। इस तरह के मैशअप तब अच्छे लगते हैं जब आपको समझ नहीं आता कि आप दो चीजों में से कौन सा चूज करें, लेकिन साथ ही ये आपको बिल्कुल यूनिक भी बनाते हैं। ये एक्स-मैन, जिसको कि फ्रांसिस स्टर्लिंग में बनाया गया था, मिस्टीक और वॉल्वरिन का ये कॉम्बिनेशन है, जो कि शायद मिस्टीक का एक बिल्कुल नया रूप है। मिस्टीक ग्लिमरिंग के स्केल्स और लोगन के पंजों का ये अद्भुत अलग अलग जेंडर का कॉम्बिनेशन दुनिया को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि इतनी अच्छी कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम बनाने के लिए कुछ स्पेशल मटेरियल्स और तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 2017 में प्रोप मेकर काल की कुछ चीजों ने हम सबको गलत साबित कर दिया, और वो भी तब जब उन्होंने डेमोगोर्गन की हूबहू आउटफिट बनाई, वो भी सिर्फ घर का सामान और अपने एक्सेप्शनल स्किल्स का इस्तेमाल करके। ये कॉस्ट्यूम इतनी अच्छी थी कि शायद मूवीज में भी इतनी डिटेलिंग नहीं की जाती। काल ने कॉस्ट्यूम बनाना एक मूवी प्रॉप कंपनी में काम करके सीखा और फिर उसने इस पोस्ट को बनाने के लिए उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल किया। जब से 2016 में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रेंजर थिंग्स आई है, तब से बहुत सारे लोगों ने इसी कॉस्ट्यूम को बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी काल की कॉस्ट्यूम सबसे ज्यादा अच्छी है। उसने ये कॉस्ट्यूम सिर्फ 35 घंटे में नहीं बनाई, बल्कि साथ ही साथ उसने सिर्फ कार्डबोर्ड टेप, बाइक केबल और रबर बैंड का इस्तेमाल करके इस एक ओपनिंग मैकेनिज्म को भी बना दिया, जिसको सिर्फ हम अपना हाथ घुमाकर चला सकते हैं। आपको भी सिर्फ हाथ मिलाने की जरूरत है और आप नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा सकते हैं, क्योंकि हम इतनी शानदार वीडियोस आप लोगों के लिए रोज लाते हैं। तो हो सकता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट डिसीजन यही हो। चले हम अपनी कॉस्ट्यूम पर वापस चलते हैं। Whatever you do, don't go anywhere. हम सभी को पता है कि ओग्रेज प्याज की तरह होते हैं, जो कि आपको अक्सर रुला देते हैं, लेकिन ये डोटा 2 ओग्रे का कॉस्प्ले आपको बिल्कुल नहीं रुलाने वाला अगर आप इसे ज्यादा देर तक ना पहने। इस कॉस्ट्यूम को बनाने के पीछे दो बहनों का हाथ है, जिनको स्टायरो गर्ल्स के नाम से जाना जाता है, और जो 2% कॉस्ट्यूम और एक्सट्रीम प्रॉप्स बनाती हैं। इस कॉस्ट्यूम के लिए ज्यादातर घर का ही सामान इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि कार्डबोर्ड, पेपर, डक्ट टेप और स्टायरोफोम। इस पूरी कॉस्ट्यूम को इन्होंने अपने हाथों से बनाया, यहाँ तक कि ये घूमने वाला LED यंत्र इन्होंने ही बनाया है, और बहुत सारा पेंट इस्तेमाल करने के बाद इन्होंने इस कॉस्प्ले में जान डाल दी। और फिर जन्म हुआ
सिमीज ओर्गे का। देखने में तो ये कॉस्ट्यूम कुछ ज्यादा ही सुंदर और अद्भुत है, लेकिन इसको पहनने के लिए बहुत ज्यादा फिजिकल पावर चाहिए होती है और साथ ही साथ चलने के लिए एक वॉकिंग सिंक बनाना भी जरूरी होता है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, जैसे ये टैरिन और सोरेल ने इस कॉस्ट्यूम को वैंकूवर कनाडा में 2018 में हुए इंटरनेशनल कॉस्प्ले कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए बनाया था और उन्होंने वहां जाकर बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड जीता। इनकी इतनी अच्छी कॉस्ट्यूम देखने के बाद पता लगता है कि फिक्शनल कैरेक्टर भी इन्हें अपने साथ पार्टी करने के लिए बुला ही लेंगे भाई। कॉस्टली सिर्फ एक कैरेक्टर की तरह दिखना नहीं होता है, इसके अंदर इंसान को उसका एक्टर की तरह ऐड करना होता है और उन्हीं की तरह रहना होता है, जो कि कोई आसान चीज नहीं है, खास करके तब जब आपका कैरेक्टर मूवीज में उठ सकता हो। लेकिन ये हेविरम कार्मिली उसके लिए कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा मशहूर कॉस्प्ले सिर्फ खुद को कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप ही नहीं करता, बल्कि अपने स्केटबोर्ड को भी अच्छे से ड्रेस करता है, जिसका फिर अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करता है, उन लोगों से बिल्कुल अलग जो कि सिर्फ कंपटीशन में ही कॉस्ट्यूम पहनते हैं। एविराम अपनी क्रिएशन को सड़क पर पहनकर घूमने से बिल्कुल नहीं कतरा रहा था और ट्रैफिक के बीच में भी अलादीन बनकर घूमना पसंद करता है, जहां उसके कंधे पर एक सॉफ्ट टॉय भी लगा हुआ है। इस हौसले को सबसे ज्यादा यूनिक बनाने वाली चीज है इसका मैजिक कार्पेट, जो कि असल में एक स्केटबोर्ड है और देखने पर ऐसा लगता है जैसे उस जमीन से ऊपर उठा हुआ है और हवा के अंदर तैर रहा है। काफी कॉस्प्लेयर्स आपको बताएंगे कि कैसे वो एक कॉस्ट्यूम बनाने के लिए ढेर सारा पैसा लगाते हैं, लेकिन किसी ने भी इस कॉस्प्ले प्रो के जितना पैसा आज तक नहीं लगाया होगा। थॉमस जी पेट्रियोलो एक कॉस्ट्यूम मेकिंग एक्सपर्ट है और 20 साल से यही काम कर रहे हैं, लेकिन 2015 में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट डेब्यू किया, जिसको बनाने के लिए $60,000 का खर्चा हुआ था। ये विशाल कॉस्प्ले, जो कि एवेंजर एज ऑफ यूनियन का एक हिस्सा है, कुछ 9.5 फीट जितना लंबा और 6 फीट 6 इंच जितना छोटा है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ये 95 पाउंड जितना भारी है और इसको बनाने के लिए 1600 घंटे लगे थे, जिसका मतलब है पूरे 2 साल। इस कॉस्ट्यूम को पहनने के लिए थॉमस को पूरे 20 मिनट लग जाते हैं और क्योंकि इतना ज्यादा भारी है वो इसको पहनकर ज्यादा देर तक नहीं चल सकते। लेकिन भले ये कॉस्ट्यूम आपको थोड़ा थका जरूर दे, आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि इसको पहनकर आप कितना स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकते हैं। हल्क बस्टर जैसे कॉस्प्ले बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और उसको पहनने के बाद कई बार उसको पहनने वाले लोगों को बैठने की जगह भी नहीं मिलती और वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये अद्भुत थानोस कॉस्प्ले एक ऐसी कॉस्ट्यूम है, एक प्रोफेशनल एफएक्स आर्टिस्ट वॉल्टिमस प्राइम के नाम से भी जाना जाता है। उसने दिमाग की चीजों को और प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल करके इस कंप्यूटर के द्वारा बनाए गए विशाल मॉन्स्टर को हूबहू अपने हाथों से बनाया। इसके मुंह पर ये बिल्कुल असली दिखने वाले रिंकल इसको एक असली थानोस की तरह दर्शाते हैं, जिससे कि ये किसी भी देखने वाले इंसान को ऐसा लगेगा जैसे उसके सामने सचमुच का थानोस खड़ा हुआ है। ये तो वॉल्टर की किस्मत थी कि इस कॉस्प्ले को पहनने के लिए उनका एक 6 फुट 3 इंच का दोस्त तैयार था और प्लेटफॉर्म शूज का इस्तेमाल करके वॉल्टर ने इस कॉस्ट्यूम की हाइट और बढ़ा दी, जिससे कि ये 6 फुट 8 इंच का हो गया था। इसके बाद कोई भी वॉल्टर जितना अच्छा कॉस्प्ले बिल्कुल नहीं बना पाया। प्लेटफॉर्म और बाकी के हथियार बनाने के लिए 1 हफ्ता लग गया था, हाथों को बनाने के लिए भी 1 हफ्ता ही लगा था और सिर्फ इसके चेहरे को बनाने के लिए वॉल्टर ने पूरे 2 हफ्ते लगाए। लेकिन फिर भी उसकी मेहनत कामयाब हुई और उसका ये कॉस्प्ले बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया। हम अपनी सबसे ज्यादा मशहूर सुपर हीरो को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते, और क्योंकि आयरन मैन इतना ज्यादा मशहूर हो चुका है कि आपको दुनिया में हर कॉस्प्ले कन्वेंशन में बहुत सारे आयरन मैन दिखेंगे। मूवी जैसे दिखने वाले आयरन मैन की कॉस्ट्यूम को बनाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए सबसे अलग दिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये टोनी स्टार्क का कॉस्ट्यूम, जिसको एनवाई टोनी स्टार्क ने बनाया है, चीजों को अलग ही लेवल पर ले जाता है। ना सिर्फ इसलिए क्योंकि ये सूट कुछ ज्यादा ही डिटेल में बनाया गया है, लेकिन इसलिए भी क्योंकि ये व्यक्ति खुद मूवी के हीरो से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और सिर्फ यही नहीं, 2019 के न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में ये अपने साथ एक क्यूट सी डेट को भी लेकर आया था, और वो भी किसी की तरह ड्रेस्ड अप नहीं बल्कि आयरन का सूट पहने हुए पेपर पॉट्स के रूप में। इस कॉस्ट्यूम को बनाने के पीछे शानोन रोना का हाथ है, जिसने अपनी सारी मेहनत एक हाईटेक सूट बनाने में लगा दी। उसका सूट ऑलमोस्ट परफेक्ट है क्योंकि उसके अंदर लाइट्स भी हैं, वायरलेस लाइट वाला हेलमेट भी है और यहाँ तक कि बिल्ट इन साउंड सिस्टम भी है, जो कि एंड गेम मूवी की थीम सॉन्ग भी बजाता है। अब किसी भी कमरे में एंट्री लेने का इससे ज्यादा अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। शैनॉन के कॉस्प्ले इतने ज्यादा अच्छे होते हैं कि एक्ट्रेस लेक्सी रेप, जिसने की एवेंजर एंड गेम में टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स की बेटी होने की एक्टिंग की थी, उन्होंने खुद शैनॉन से हेलोइन पर ये रेस्क्यू सूट बनाने की रिक्वेस्ट की थी।
लगता है इसके पापा का कुछ ज्यादा ही खर्चा होने वाला है। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनका कॉस्प्ले बनाना मुमकिन ही नहीं लगता, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे डेडिकेटेड लोग हैं जो कि कोशिश करने से नहीं हटते और उनके कॉस्प्ले सचमुच अलग ही लेवल के होते हैं। वेनम भी एक ऐसे कैरेक्टर है और एलेक्स ब्रेनवुड, जिसको कि इंस्टाग्राम पर सेनेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, 90s के कॉस्ट्यूम बनाता आया है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही लंबा सफर तय करके आज यहाँ पहुंचा और उसका सबसे रीसेंट कॉस्प्ले अभी तक का सबसे बढ़िया और डरावना कॉस्प्ले है। इस आर्टिस्ट के कॉस्प्ले या क्रिएशन पूरी तरह से डिटेल से भरे होते हैं, यहाँ तक कि इसके अंदर असली नसों जैसी दिखने वाली चीजें भी होती हैं। इससे भी ज्यादा मजेदार चीज ये है कि अक्सर ये अपनी कॉस्ट्यूम पहने हुए गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई देता है, जो कि खुद में ही बहुत ज्यादा डरावनी लगती है। इससे पहले भी एलेक्स बहुत ही डरावनी चीजें बना चुका है, जैसे कि ये हिलने वाला जॉ मास्क जिसके दांत में से जहर निकल रहा है। मुझे तो लगता है इस चीज का मूवीज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है भाई। ये वाला कॉस्प्ले कुछ ज्यादा ही मशहूर हुआ था। आईजी चेंग वन कैनेडियन कॉस्ट्यूम मेकर, आर्टिस्ट और एनिमल एंथुसिस्ट हैं, जिसने हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी के इस टूथलेस कैरेक्टर का कॉस्प्ले बनाया था। अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि एक कॉस्ट्यूम के अंदर एक असली इंसान है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि इस कॉस्ट्यूम को पहनकर चलने के लिए ईजी को एक हेल्पर की भी जरूरत पड़ी, क्योंकि इस कॉस्ट्यूम के साथ ईजी को हेलमेट भी पहनना पड़ता है। इसलिए उसे सिर्फ नीचे की जमीन दिखाई देती है और उसे बिना आसपास देखे चलना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके साथ कई बार हादसे भी हुए। इस जानवर को थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत है भाई। इसी तरह की चौंका देने वाली और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सुंदर कॉस्प्ले ट्रायरेक्स द्वारा कई सालों से बनाए जा रहे हैं। वो अपनी कॉस्प्ले को बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ बनाता है और ज्यादातर मॉन्स्टर्स को ही डिजाइन करता है, जैसे कि उसका सबसे ज्यादा मशहूर स्वाम्प थिंग। ट्रायरेक्स ने इस हौसले को अपनी जिंदगी का सबसे ज्यादा मुश्किल पेंट जॉब का नाम दिया है और सिर्फ इन आर्मर प्लेट को बनाने के लिए इन पर की जाने वाली डिटेल को 2 महीने लग गए। ये विशाल सूट सिर्फ एक नहीं बल्कि स्वाम्प थिंग के 3 अलग अलग रूप को मिलाकर बनाया गया है, जिसकी मदद से ट्रायरेक्स ने अब कुछ बिल्कुल ही यूनिक बना दिया है। कई माँ बाप चाहते हैं कि हेलोवीन की पार्टी पर उनका बच्चा सबसे ज्यादा अच्छा दिखाई दे, लेकिन फोटोग्राफर जोश रोजी ने सारी हदें पार कर दी जब उसने अपनी 3 साल की बेटी नेली का वंडर वुमन बनने का सपना पूरा करने के लिए $1500 खर्च किए। कई महीनों की तैयारी के बाद, साथ ही सॉल्ट लेक सिटी के मैकग्रू फॉर्च्यून स्टूडियो के साथ कोलैबोरेट करने के बाद एक असली लेदर से बनी हुई हाथों से बनाई गई कॉस्ट्यूम सामने आई। उसके जोश ने जो फोटो शूट किया वो भी कोई छोटी बात नहीं थी। नीली के दोपहर के सोने के समय से पहले उसे इस फोटोशूट को खत्म करना था, जिसके लिए उसके पास सिर्फ 2 घंटे थे। साथ ही इस फोटोशूट में मदद करने के लिए जोश की टीम ने भी उसके साथ बहुत ज्यादा काम किया, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए। फोटोशॉप का इस्तेमाल करके साथ ही साथ थोड़ा बहुत CGI प्लेयर डालने के बाद जोश ने अपनी बेटी को बिल्कुल मूवीज में दिखाई दे रही वंडर वुमन जैसा बना दिया। जब ये वाला फोटोशूट वायरल हो गया, तब से जोश ऐसी मजेदार पिक्चर अपलोड करता है जिसको कि वो जस्टिस लीग किड्स के नाम से बुलाता है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द इस चीज की फ्रेंचाइजी खुलने वाली है भाई। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके फेवरेट वीडियो गेम के कैरेक्टर असल जिंदगी में कैसे दिखेंगे? तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम बॉर्डरलैंड्स की बात करें, जिसको कि अपने कॉमिक बुक फील और ड्रामेटिक शेडिंग की वजह से जाना जाता है, तो इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसका कॉस्प्ले सिर्फ वही लोग बना सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। जब इस गेम की 3री इंस्टॉलमेंट रिलीज हुई थी, तो मास्टर कॉस्ट्यूम मेकर मॉल कॉस्प्ले इस अद्भुत जेन कॉस्ट्यूम पर काम करना शुरू कर चुके थे। इस कॉस्ट्यूम को देखकर लगता है जैसे ये इंसान सचमुच गेम के अंदर से उठकर बाहर आया हो। इसके बालों से लेकर इसके शरीर पर किए गए रियलिस्टिक प्रिंट तक, इसकी आंख में लगे LED आई पैच तक, सब कुछ असली लगता है। इस तरह का मेकअप करने के लिए इसे हर बार घंटों लगते हैं और इसको पहनकर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर अंत में कोई इंसान ऐसा दिखे तो मुझे लगता है उसकी मेहनत कामयाब हो गई भाई। कार्टून जैसी लुक को असल जिंदगी में कॉपी करना एक चीज है, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर का कॉस्प्ले बनाना जो कि कुछ ज्यादा ही अजीब होते हैं, कुछ और ही टैलेंट होता है। और एक आर्टिस्ट ने ऐसा ये कैरेक्टर बनाया। जरा कार्टून रियलिज्म के इस मास्टरपीस को देखिए, जो कि फ्यूचरमा की लीला का एक कॉस्प्ले है, जो देखने में इतना असली लगता है कि जैसे इंसान की 2 नहीं बल्कि एक ही आंख है। ये डिजाइन सबरीना क्रूज कास्ट्रो द्वारा बनाया गया है, जिसने इस मास्क को बनाने के लिए अपने खुद के चेहरे पर कास्टिंग की थी और अपने फीचर्स को थोड़ा सा चेंज करके बिल्कुल लीला जैसी लुक देने की कोशिश की। ये आंख भी पूरी तरह से क्ले से बनाई गई है, लेकिन इसका सबसे मुश्किल पार्ट था इस चीज को पेंट करना। अब शायद आपको लग रहा होगा कि एक आंख से देखना इसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो गया होगा, है ना? लेकिन नहीं, सबरीना ने अपनी
कॉस्ट्यूम में अपनी आंख के साइड के रिंकल के बीच में बिल्कुल छोटे से छेद किए थे जिससे कि वो देख सकती थी। अब ये होती ना डिटेलिंग। तो चलिए अब हम ओवरवॉच की वीडियो गेम की दुनिया में चलते हैं और हमें इस दुनिया में लेकर जाने वाली औरत है मारिया फर्नांडा, जिसने कि ये DVA कॉस्प्ले बनाया। क्योंकि उस कॉस्ट्यूम में सिर्फ एक हैंडसेट, फेस पेंट और बॉडी सूट है, इसलिए ये पहले के कॉस्प्ले के मुकाबले कुछ ज्यादा मेहनत करने वाली कॉस्ट्यूम नहीं है, लेकिन कभी कभार सादगी सबसे सुंदर लगती है। तो चलिए जरा अब 8 बिट और 16 बिट के गेमिंग एरा में चलते हैं। जेन कैटल एक बहुत ही ज्यादा पैशनेट आर्टिस्ट हैं जो कि 2D निंटेंडो कैरेक्टर्स को 3D बनाने के लिए पहने जा सकने वाले पिक्सेलेटेड कॉस्प्ले आउटफिट बनाता है। चाहे फिर डैन के कॉस्ट्यूम देखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना लग रहे हो, इसको बनाना काफी आसान है, जिसके लिए कार्डबोर्ड पेंट और टेप साथ ही साथ रोप का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इन आइडियाज को डिजाइन में बदलना सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम है और डैन इन सभी कॉस्प्ले को अपने हाथों से पेंट करता है, फिर रस्सी और टेप की मदद से इसको अपने शरीर पर जोड़ता है। मेट्रॉइड सीरीज के इस पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए कई महीनों की प्लानिंग लगी थी और सिर्फ 24 घंटे पेंट करने में लगे थे। लेकिन अगर आप सही एंगल से इस कॉस्ट्यूम को देखेंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि आप एक 2D की दुनिया में किसी 3D की चीज को देख रहे हैं। कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपको कोई चीज इतनी ज्यादा बेहूदी लग रही हो कि आप बस उससे नजरें ही ना हटा सकें? खैर, रेजिडेंट एविल्स के इस कॉस्प्ले के बारे में कुछ ऐसा ही मैं बोलूंगा। ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के चीफ साइंटिस्ट विलियम बर्किन के ऊपर बनाया गया है, जो कि रेजिडेंट एविल 2 में खुद को जी वायरस से इन्फेक्ट कर देता है और फिर खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। एक कॉस्प्लेयर जिसको गाय के नाम से बुलाया जाता है, उसने जब इस डरावने विलियम बर्किन म्यूटेशन कॉस्ट्यूम का 2016 में वर्ल्ड कॉस्प्ले समिट में डेब्यू किया था, तो उसने सभी रेजिडेंट एविल के फैंस को चौकन्ना करके रख दिया। पहली नजर में देखने पर आपको शायद लग रहा होगा कि ये सिर्फ एक बॉडी सूट है जिसके साथ कुछ अटैच किया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये ह्यूमन हेड एक असली इंसान का नहीं है बल्कि एक हाइपर रियलिस्टिक मास्क है। असलियत में गाय पूरी तरह से इस कॉस्ट्यूम के अंदर छुपा हुआ है, जिसके अंदर उसने बहुत ही छोटे छोटे से होल किए हुए हैं जो कि किसी भी इंसान को बिना पास आए नहीं दिखाई देंगे। इस कॉस्ट्यूम को बनाने में इतनी डिटेलिंग की गई है जितने की हम सोच भी नहीं सकते। नसों से लेकर बड़ी बाहर निकल रही आंखों तक, इसमें सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि गाय ने ऐसी कॉस्ट्यूम पहले भी कई बार पहनी हुई है और इस गेम के सेकंड फेज में बर्किन ने एक और ऐसी ही खतरनाक सी कॉस्ट्यूम बनाई। मुझे लगता है कि मुझे अपना दिमाग थोड़ा सा भटकाने के लिए जोश और प्यारी सी बेटी की फोटो को देख लेना चाहिए ताकि मुझे रात को चैन की नींद आ सके। क्या आपने कभी कॉस्प्ले की दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की? अगर आप कर सकते हैं तो आप कौन से कैरेक्टर को रिक्रिएट करते, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।